सो हेलो हाय एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये क्या होता है, दैट इज quadratic polynomial equal to 0 or any variable you can take। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो या फिर किसी भी कांस्टेंट के बराबर हो। फॉर एग्जांपल 2x² + 9 इक्वल टू 0, दिस इज वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर x² - 9 इक्वल टू 7, ये भी एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 2। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो उसकी डिग्री भी 2 होनी चाहिए, लेकिन कुछ RHS भी होना चाहिए। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए लेकिन उसका RHS भी होना चाहिए। ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन होते हैं, एक होता है लीनियर इक्वेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है क्यूबिक इक्वेशन एंड एक है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री 1 होगी। जैसे कि 7x - 4 इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए x की जो पावर है दैट इज 1 है, एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री 2 होगी। जैसे कि 4x² - 9x + 3 इक्वल टू 10। यहाँ पर देखिए x का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2। क्यूबिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी दैट इज 3 होगी। जैसे कि 2x³ - 4x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर देखिए x का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 3, एंड ठीक उसी तरह से जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी पावर हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर है। तो अब तक हमने ये देखा कि जो इक्वेशन होता है वो क्या है, ए पॉलिनोमियल विथ राइट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है। सो ये हो गया आपका इक्वेशन। और हम इस चैप्टर में बात करेंगे स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही हम बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो 0 के बराबर हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज ax² + bx + c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे a, b एंड c ये सब रियल नंबर्स होने चाहिए, और a का जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होगा।
अगर ए का वैल्यू 0 हो जाता है, अब इसको देख लीजिए, अगर यहाँ पर ए की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा टर्म तो ये गायब हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा सिर्फ बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो x का जो डिग्री है वो 1 है। अब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, अब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द कंडीशन, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होंगे? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री है, डिग्री x का हाईएस्ट पावर 2, तो इसका मतलब डिग्री इसकी 2 है। डिग्री 2 मतलब x की जो वैल्यू होंगे, x की जो भी वैल्यू होंगे वो 2 ही होंगे। एक हो जाएगा अल्फा, 2 हो जाएगा बीटा। ये अल्फा बीटा हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी देखा था। ठीक है, एक हो जाएगा आपका अल्फा, दूसरा हो जाएगा आपका बीटा। क्लियर है? सो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 2 जीरो होंगे। 2 जीरो का मतलब x के 2 वैल्यू होंगे। ठीक है, और ये वैल्यू कुछ ऐसे होंगे कि मैं x की जगह अगर उस वैल्यूज को पुट करूंगा इक्वेशन में, तो मुझे पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो? अब जीरो का मीनिंग क्या है? अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है x² - 9। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है x² - 9। अगर मैं यहाँ पर x की जगह, अगर मैं यहाँ पर पुट x = 3, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 3 को पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 - 9 = 0। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा। सो x की ये जो वैल्यू, इसको डालने पर ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो गई। ठीक है, 0 के बराबर हो गई। दिस वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड 0। इस वैल्यू को हम 0 कहते हैं, या फिर सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर रूट भी बोलते हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स द एंटायर इक्वेशन 0। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं 0, या फिर सॉल्यूशन, या फिर रूट, इसी को ही कहा जाता है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो? नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू सॉल्व। ठीक है, हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन। अब इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड है दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट, एंड जो सेकेंड मेथड है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिडिल टर्म स्प्लिट का मीनिंग है, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा दैट इज 4x² + 12x + 5। ये एक क्वेश्चन है। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब होता है ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, एंड दिस इज द मिडिल टर्म। इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना, दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये मेथड क्या है? इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज x = -b ± b² - 4ac सबका √/2a। तो ये 2 मेथड है।
चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहला मेथड, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट, तो क्वेश्चन है 4x² प्लस 12x प्लस 5। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू डालने पर ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 4, दिस इज a, b इज इक्वल टू 12, दिस इज b, c इज इक्वल टू 5। तो ये जो मिडिल का ये जो टर्म है, मैं इसे कुछ इस तरह से ब्रेक करूँगा, इस तरह से 2 नंबर्स में ब्रेक करूँगा। उन 2 नंबर को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 12 आना चाहिए, और उस 2 नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो a एंड c के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर को अगर ऐड करूँगा वो b के बराबर होगा, एंड वही 2 नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो a c के बराबर होगा, ठीक है। तो 4x² प्लस 12x प्लस 5, 4x² प्लस 12x को मैं कुछ ऐसे ब्रेक करूँगा 10x प्लस 2x में। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, 12 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 10 एंड 2, 10 एंड 2 20x²। अब देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 20x² ही हो रहा है, ठीक है। तो प्लस 5। अब इन दोनों में से अगर मैं 2x को कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 2x प्लस 5, एंड इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 अगर कॉमन लूँगा मुझे मिलेगा 2x प्लस 5। अब इन दोनों टर्म में से 2x प्लस 5 कॉमन जा रहा है, 2x प्लस 5, और बचा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो इसको पकड़िए, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। तो एक वैल्यू मुझे मिल गया x का। अब इसको पकड़िए, ठीक है। अब इसको पकड़िए 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/2। हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में मैंने सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4x² प्लस 12x प्लस 5, a is 4, b 12, c equal to 5, x equal to -b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. x equal to -b -12 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a हो गया 4, c हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 4, x इक्वल टू -12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस इसका 4ac, 4 4 जा 16, 5 80 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8। x इक्वल टू
-12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 80 64 डिवाइडेड बाई 8। तो x इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाई 8। x इक्वल टू -12 प्लस माइनस 64 का रूट ओवर 8 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। फॉर एग्जाम्पल -12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज -4/8 दैट इज -1/2। और नेक्स्ट वैल्यू माइनस में -12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज -20/8 दैट इज 4 से कैंसिल करूँगा तो 4 5 जा 20 4 2 जा 8 -5/2। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर -5/2 -1/2, इधर भी -5/2 -1/2। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स। देखो, ये जो नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब होता है, सपोज आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। एंड जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगर सॉल्व हो रहा है तो x की वैल्यूज कैसे होंगी, या दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी या दोनों वैल्यूज अनइक्वल होंगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। देखो, सपोज करो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है 4x² प्लस 12x प्लस 5। दिस इज द क्वेश्चन। a की वैल्यू 4, b हो गया 12 एंड c हो गया 5। अब ये क्वेश्चन को हमने पिछले पेज में सॉल्व किया था, जिस पर x की वैल्यू -1/2 आई थी एंड एक -5/2 आया था। इसका मतलब है ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हुआ है, ये सॉल्व हो पाया है। ठीक है। तो मुझे पता कैसे चला कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे नेचर से पता चलेगा। अब क्या मीनिंग है इसका, ध्यान से देखिए। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। मैं इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालूंगा एंड दैट इज b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac दैट इज 144 माइनस का 80 दैट इज 64। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो d का जो वैल्यू है ये +64 है। d का वैल्यू पॉजिटिव में आया है। यहाँ पर जो d का वैल्यू ये पॉजिटिव में है। अगर आपके d का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है दैट इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड। इक्वेशन कैन बी सॉल्व। इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो जो दो वैल्यूज होंगी, x की जो दो वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी बट नॉट इक्वल होंगी। यहाँ पर देखिए, x की जो वैल्यू है ये रियल है बट नॉट इक्वल है। ये -1/2, ये -5/2, नॉट इक्वल है। क्लियर। और एक केस होगा
जहाँ पर जो डी का जो वैल्यू है ये 0 आ जाएगा, और एक ऐसा केस आएगा जिसमें जो डी का वैल्यू है ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर डी का अगर वैल्यू 0 होता है तो उस केस में क्या होगा, अगर डी 0 के बराबर हो जाता है तो उस केस में जो x की जो वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी एंड इक्वल होंगी। x की जो वैल्यूज है वो रियल होंगी एंड इक्वल होंगी, दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और एक तीसरा केस आएगा, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव होता है, अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव होता है तो इस केस में इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, चला के। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जीरोज आर नॉट रियल। इस केस में जो जीरोज होंगी वो रियल नहीं होंगी, इक्वेशन को हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट या फिर नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, ए बी सी का वैल्यू निकालिए और उसके बाद डी का वैल्यू बाहर कीजिए। अगर आपका डी पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये होगा इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड एंड जो जीरोज होंगी, जो एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी बट नॉट इक्वल होंगी। अगर डी का वैल्यू 0 आता है इट मीन्स दैट इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड एंड जो एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे। एंड थर्ड केस, अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आता है वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब उसके रियल रूट्स नहीं होंगे, उसके रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। पढ़ाई को जारी रखिए, जितना आप रिवाइज करेंगे आपके रिजल्ट्स उतने ही बेहतर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।